Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as you know that कि we have started our journey कि public finance in India, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली समझते जा रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस जो है उसके 5 पिलर्स हैं, जिसमें हमने पहला पिलर पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन देखी, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर वो भी देखा हमने। फिर सेकंड पिलर हमने देखा पब्लिक रेवेन्यू, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग द पब्लिक रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट वो भी हमने डिस्कस किया, जो हमने बहुत ईजिली समझ लिया। ये सेकंड पिलर है हमारे पब्लिक फाइनेंस का। फिर हमने थर्ड देखा, दैट इज़ पब्लिक डेप्ट, क्योंकि समटाइम द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं उसके लिए वो पब्लिक रेवेन्यू जो है वो इनफ नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल रिसोर्ट टू बोरोइंग। तो हमारा थर्ड पिलर था पब्लिक डेट, जो आजकल इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम फोर्थ जो पार्ट हमने किया, यानी उसके बाद फोर्थ पिलर को कैच किया, और वो था फिस्कल पॉलिसी। हमने देखा कि जो फिस्कल पॉलिसी है यानी ये बजट है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है, बहुत सारे स्कीम्स को फॉलो करती है, बहुत सारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। तो हमने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को भी देखा था लास्ट पार्ट में, दैट इज़ इन 6th पार्ट में। आज हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, कि बजट के डिफरेंट टाइप्स क्या है, जो हम इस 12th स्टैंडर्ड लेवल पे डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट, तो हमने क्या देखा, बजट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या है वो? हमारे पूरे गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, यानी एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना होगा नेक्स्ट ईयर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट कितना होगा, उसका पूरा हम स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं फॉर द कमिंग ईयर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ओके, तो जितने भी गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, इनका पूरा डिटेल में हिसाब किताब देता है हमारा बजट। तो हमने देखा था कि बजट जो था इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज बजटी। बजटी मीन्स स्मॉल लेदर बैग। इसमें मोस्टली जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं दे यूज टू कैरी द फाइनेंशियल प्रपोजल्स। वो फाइनेंशियल प्रपोजल्स को कैरी करते हैं, डिस्कस करते हैं, पास करते हैं, और हमारी इकोनॉमी को ग्रो और डेवलप करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, और उसमें हमारा बजट यानी फिस्कल पॉलिसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमने डेफिनेशन भी देखा था 6th पार्ट में। क्या है ये हमारा बजट? तो बजट क्या है? इट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट of estimated receipt and expenditure of the government. क्या है बजट? बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कितना हमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करना है, कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, इनका जब हम हिसाब किताब बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड बजट। ओके बच्चों, अच्छा अब हम देखेंगे बजट के टाइप्स। अब जब हम 12th स्टैंडर्ड लेवल पे हैं तो जनरली हम उनके टाइप्स को बहुत ही सिंपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस हमारे SY BCom के इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसमें हम पब्लिक फाइनेंस को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें जब यही क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ बजट, तो वी विल डिस्कस मैनी टाइप्स ऑफ बजट। Nearly 10 to 11 types of budget we will discuss at the higher level, at your university level. लेकिन 12th स्टैंडर्ड लेवल पे बहुत ही सिंपली आपके बजट को एक्सप्लेन किया गया है। जब हम बात करते हैं बजट की, तो जनरली वो कैटेगराइज्ड होती है, डिवाइडेड होती है इन 2 टाइप्स। जैसे हम कहते हैं एक तरफ है बैलेंस बजट और दूसरी तरफ है अनबैलेंस बजट। जब हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट,
तो बैलेंस बजट किसको बोलते हैं? बैलेंस बजट तब हम बोलते हैं जब हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी हमारी गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना ही रेवेन्यू होगा। जितना हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ हमारी गवर्नमेंट उतना ही खर्चा करेगी, यानी ये हमारे गवर्नमेंट के वर्किंग सिस्टम को न्यूट्रल इफेक्ट देगा। तो क्या कहा हमने? जितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू उतना ही एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जितना हमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा उतना ही हम जब खर्चा करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। तो पहले हम डेफिनेशन करते हैं बच्चों। व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि आने वाले साल में 50,000 करोड़ जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा और उतना ही हमारा 50,000 करोड़ जो है वो हमारा रेवेन्यू होगा, यानी जितना हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा थ्रू टैक्स और नॉन टैक्स, 50,000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और उतना ही जब हम खर्चा करते हैं तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? बैलेंस्ड बजट। यानी व्हेन द एस्टिमेटेड रेवेन्यू is equal to estimated expenditure is called balanced budget. Now इस तरह की बजट को मोस्टली जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, स्पेशली एडम स्मिथ, आप जानते हो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनकी वजह से इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस के फॉर्म में हमें मिली। नाउ इन्होंने हमें बुक दिया था वेल्थ ऑफ नेशन, जो हमने 11th में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो ये जो एडम स्मिथ है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वो सब फेवर करते थे किसका? बैलेंस बजट का। यानी हमारी इकोनॉमी में हमें फॉलो करना चाहिए बैलेंस बजट, यानी जितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा उतना ही गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान खर्चा करना है। उनकी यही प्लानिंग होती थी। इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, प्राइस की फ्लक्चुएशंस को हम कंट्रोल कर पाएंगे, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को हम नहीं करेंगे, यानी जितनी हमारी सिर्फ ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर हमारी बजट बैलेंस्ड है तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हमने कहा एडम स्मिथ है, अब एडम स्मिथ का ये कहना था कि अगर हम फॉलो करते हैं बैलेंस बजट तो इट विल ब्रिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे लेवल पे होगी, रिसोर्सेज भी अच्छी तरह से एलोकेट हो पाएंगे, प्राइस जो है उसकी फ्लक्चुएशंस को रोक पाएंगे, यानी स्टेबिलिटी होगी। तो जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो किसको फेवर करते थे बच्चों? बैलेंस्ड बजट को। बैलेंस बजट यानी जितना आपका रेवेन्यू उतना ही एक्सपेंडिचर, यानी व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू is equal to estimated expenditure is called the balanced budget. Now इस बजट को जैसे हमने कहा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, उसने बहुत अच्छी तरह से उसको फेवर किया। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगर हम फॉलो करते हैं बैलेंस बजट तो इट इज़ द बेस्ट एंड आइडियल बजट फॉर द इकोनॉमी। क्यों? हमने कहा क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में न्यूट्रल इफेक्ट लेके आएगा। ओके, अच्छा अब देखते हैं, क्योंकि हम टाइप्स भी कर रहे हैं तो उसके इम्पोर्टेंस को भी थोड़ा देखेंगे। अब जब हम बजट की बात करते हैं तो हमने कहा बजट हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करता है। बजट में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो सोर्सेज हैं, टैक्स के हों या नॉन टैक्सेस हों, उनके थ्रू हम डिफरेंट जो है वो कलेक्शन कर सकते हैं। और टैक्स के थ्रू जो हमें रेवेन्यू मिलेगा वो किस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट टारगेट्स को अचीव करने में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारी बजट हमें बहुत सारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। प्लस इससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें सपोर्ट मिलता है, प्लस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली हो पाते हैं, प्लस इससे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है वो बराबर हो पाता है। प्लस जब हम बजट पे इस तरह के प्रोग्राम्स को कैरी करते हैं तो टोटल आउटपुट हो,
टोटल प्रोडक्शन हो वो बढ़ता है, प्लस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वो रिड्यूस होता है। यानी हर तरह की हम अरेंजमेंट किस में करते हैं बच्चों? बजट में। क्योंकि जनरली हमने लास्ट ईयर जब 11th में देखा था इकोनॉमिक प्लानिंग, तो प्लानिंग दो तरह की होती है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो जनरली फॉर 5 years होती है, और एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है बजट, क्योंकि जितना भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब की प्लानिंग हम करते हैं थ्रू द बजट। तो बजट हमें काफ़ी सपोर्ट देता है, बजट हमें काफ़ी प्लानिंग में हेल्प करता है। तो इसके लिए जब भी हम एक एक टाइप बजट का देखेंगे तो उसमें हम मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं मेरिट्स कि इस बजट यानी बैलेंस बजट के क्या मेरिट्स हैं। अब पहला जिसे हमने डिस्कस किया यानी दिस बजट यानी आपका बैलेंस बजट जो है वो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लाने में हेल्प करता है। हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो फुल्ली इकोनॉमी में एम्प्लॉय हो जाते हैं। जितने हमने रिसोर्सेस कलेक्ट किए, रेस किए इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, दैट विल बी इंकर्ड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, पहला तो ये बेस्ट हुआ। सेकंड, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि जितने भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे हमने कहा एडम स्मिथ है, उनका ये कहना था कि व्हेन वी फॉलो द बैलेंस बजट इट विल ब्रिंग द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम, आप एफिशिएंट वे में, बेस्ट वे में सभी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एलोकेट करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि फ्लक्चुएशंस कम हो जाएगी, प्लस न्यूट्रल इफेक्ट आ रहा है। फ्लक्चुएशंस कम हो रही है तो आपकी इकोनॉमी में प्राइस की स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब प्राइस की स्टेबिलिटी रहती है तो कंज्यूमर्स ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी आती है। नेक्स्ट है रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। जितना रेवेन्यू रेस किया उतना ही इंकर किया इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो हमारे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं उसको हमने रिड्यूस किया, जितना ज़रूरी था उतना ही खर्चा किया, बाकी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। तो बस इस तरह से हमें 3-4 मेरिट्स लिखी वन लाइन में हमें। जैसे हमने पहला क्या कहा कि जो हमारी बैलेंस बजट है वो क्या करती है बच्चों? फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आती है। दूसरा, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करती है। थर्ड हमने देखा वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ब्रिंग करने में हमें सपोर्ट करती है। फोर्थ हमने देखा कि ये हमारी इकोनॉमी का जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करती है। हो गए हमारे फ़ायदे इस बैलेंस बजट की। अब फ़ायदा है तो यू नो दैट एवरी कॉइन हैज़ 2 sides। तो जब बजट के कुछ फ़ायदे हैं तो थोड़ा बहुत कॉन्स भी होते हैं, क्योंकि प्रॉस के साथ कॉन्स भी होते हैं। मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो चलो देखते हैं। डीमेरिट्स ये है कि दिस बजट, जब हम बैलेंस बजट को फॉलो करते हैं तो दिस बजट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जब हम जनरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फॉलो करेंगे सिर्फ बैलेंस बजट, भाई जितना आया उतना ही रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, उतना ही खर्चा करना है, तो सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इकोनॉमी। हम बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये एक हर्डल बन जाता है, रुकावट बन जाता है बैलेंस बजट। ऑल द टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉलो द बैलेंस बजट। सेकेंड है इट कैन नॉट ब्रिंग द सॉल्यूशन टू द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनइक्वालिटी हो। अब आपने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि जब हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी आती है
तो गवर्नमेंट को बहुत सारे जनरल के साथ साथ स्पेशल प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं ताकि हमारे इकोनॉमी में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम जनरेट करें, ताकि पॉवर्टी का प्रॉब्लम कम हो। जब पॉवर्टी कम हो जाएगी तो इनइक्वालिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे पॉवर्टी को रिड्यूस करना हो, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना हो, इनइक्वालिटी को कम करना हो, पैसा तो हर जगह चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस बजट बोलता है जितना रेवेन्यू मिला है उतना ही खर्चा करो। तो हम इकोनॉमी के सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे कम करें, क्योंकि ये हमारे मेन प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा। इसके बगैर हमारी इकोनॉमी का ग्रो करना, डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सम टाइम वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि व्हेन वी आर फॉलोइंग द बैलेंस बजट, तो बैलेंस बजट की वजह से इनफ एक्सपेंडिचर हम नहीं खर्चा कर पाते हैं, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर सकें। तो ये थोड़े ड्रॉबैक हैं, डीमेरिट हैं बैलेंस बजट के। तो ये है बैलेंस बजट फर्स्ट टाइप। बैलेंस बजट में हमने क्या कहा बच्चों, व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द बैलेंस बजट। इसको मोस्टली एडवोकेट किसने किया था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, स्पेशली द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, because according to them balanced budget is the best budget to bring the stability in the economy, to bring the price stability in the economy, to help the full employment in the economy। हमारी इकोनॉमी में optimum allocation of resources possible है with the help of balanced budget। इसके लिए ज़्यादातर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर फेवर ऑफ बैलेंस बजट, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी का जो वर्किंग अफेयर्स है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके बच्चों, अच्छा तो एक था बैलेंस बजट, दूसरा है टाइप अनबैलेंस्ड बजट। जब हम अनबैलेंस्ड बोलते हैं यानी बैलेंस नहीं है, जितना रेवेन्यू उतना एक्सपेंडिचर बैलेंस नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो डेफिनेशन भी बहुत आसान है। हम कहते हैं व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी आर is not equal to estimated expenditure of the government is called unbalanced budget। कभी कभी हमारा जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, जो हमने सोचा है हम कलेक्ट करेंगे आने वाले साल में, और जो हमने एक्सपेंडिचर प्लान किया है, दोनों बैलेंस नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अनबैलेंस बजट। यानी व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारे एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं है, कम ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड बजट। ओके बच्चों, अब ये अनबैलेंस बजट एक्चुअली दो टाइप की होती है, या तो आपकी बजट बनेगी सरप्लस बजट या आपकी बजट होगी डेफिसिट बजट। जब हम कहते हैं सरप्लस बजट, सरप्लस बजट, सरप्लस ही कहता है हमें ज़्यादा इनकम मिला है, हमने ज़्यादा रेवेन्यू रेज किया है, यानी हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है लेकिन एक्सपेंडिचर कम है। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, इट इज़ एक्सीड देन द एक्सपेंडिचर। जब एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज़ मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर तो क्या कहेंगे, सरप्लस बजट। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि हमें 50,000 करोड़ जो है, 50,000 करोड़ रेवेन्यू है, ओके, लेकिन आने वाले साल में हमारा जो खर्चा होगा वो होगा 40,000 करोड़। अब रेवेन्यू मिलेगा 50,000 करोड़, खर्चा करेंगे 40,000 करोड़, यानी 10,000 करोड़ अभी भी हमारे पास ज़्यादा इनकम है। तो ये कौन सी बजट है, सरप्लस बजट। तो पहले डेफिनेशन करते हैं बच्चों, बहुत आसान है। जब हम बोलते हैं सरप्लस बजट तो ये याद रखो कि रेवेन्यू ज़्यादा है, खर्चा कम, तो डेफिनेशन भी इजी है। व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी आर इज मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी ई, उसे आप क्या कहोगे, सरप्लस बजट। नाउ ये सरप्लस बजट जो है
ये मोस्टली दिखाई देती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में तो ये बजट हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ हमारी इंडियन इकोनॉमी में जब हम बात करेंगे तो डेफिसिट बजट दिखाई देती है, जहाँ खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम। लेकिन ये जो बजट है सरप्लस बजट, ये भी हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वर नॉट इन द फेवर ऑफ बैलेंस बजट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वर टोटली इन द फेवर ऑफ अनबैलेंस बजट। उनका कहना था कि हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कभी भी बैलेंस नहीं होता, इसके लिए हम अनबैलेंस बजट फॉलो करते हैं, और वो भी हम बजट फॉलो करते हैं एज़ पर द सर्कमस्टांसेस, या हमारे इकोनॉमी में जैसे सिचुएशन है वैसे बजट हम फॉलो करते हैं। अब जैसे हमने कहा सरप्लस बजट, अब ये सरप्लस बजट जो है वो मोस्टली यूजफुल होती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सरप्लस बजट इज़ वेरी यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सही सुना आपने, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन द प्राइस, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, परचेसिंग पावर रिड्यूस होता जा रहा है, तो उस समय गवर्नमेंट कोशिश करती है टू फॉलो द सरप्लस बजट। अब ये क्या किया जाता है सरप्लस बजट में, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि ज़रूर गुड्स की शॉर्टेज होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, स्केर्सिटी जो है वो हमारी इकोनॉमी में होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी लेकिन एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी। इसके लिए प्राइस लेवल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब इस दौरान गवर्नमेंट क्या करती है, सरप्लस बजट फॉलो करती है। किस अंदाज में, किस तरीके से, बहुत स्मार्टली वो क्या करती है, गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देती है टैक्सेस। गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देती है टैक्सेस, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए, इसके लिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अब जब टैक्स आपके ऊपर ज़्यादा हो गया तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। टैक्स हमने ज़्यादा पे कर ली तो हमारे पास इनकम ही कम बच गई। When the income is less available with the consumers, so aggregate demand reduce हो गई, कम हो गई, और जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस लेवल भी कम होने लगती है। यानी अगर हमें इन्फ्लेशन को रोकना है तो कौन सी बजट चाहिए बच्चों, सरप्लस बजट। दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन को रोकना है तो सरप्लस बजट इज द बेस्ट। क्योंकि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं है तो प्राइस लेवल बढ़ता जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्सेस डाल दिया। अब टैक्सेस की वजह से हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब टोटल इनकम माइनस टैक्सेस, यानी जो डायरेक्ट टैक्स हम माइनस करते हैं। अब हमारे पास डिस्पोजेबल यानी बचा हुआ इनकम ही कम हो गया, तो बट नेचुरल हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो प्राइस लेवल भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सरप्लस बजट इज़ वेरी यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन के समय बहुत यूजफुल है। तो चलो इम्पोर्टेंस करते हैं, मेरिट्स पहले देखें कि ये बजट किस तरह से यूजफुल होती है। इट इज़ सबसे पहले ये मोस्टली आपके बोर्ड में एक इम्पॉर्टेंट ब्लैंक आता है कि सरप्लस बजट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये महंगाई के दौरान गवर्नमेंट हमेशा एग्जीक्यूट करती है ताकि टैक्सेस बढ़ा दो तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाए और गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा रेवेन्यू जमा हो जाए। तो इट इज़ यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। नंबर 2, इट कंट्रोल द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस से आपसे पैसा ले लिया, अब हमारे पास पैसा है ही नहीं एक्स्ट्रा, अब पैसा है ही नहीं ज़्यादा, तो हम अपना खर्चा क्या करेंगे दूसरा, तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो जाता है। इवन गवर्नमेंट भी अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम, तो गवर्नमेंट का खर्चा कम हो गया। यानी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को उन्होंने अननेसेसरी, जहाँ ज़रूरत नहीं है ऐसे एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट इंकर नहीं करती है। थर्ड है, दिस बजट डाइवर्ट मोर रिसोर्सेज टू कैपिटल बजट। ये इस बजट की खास बात है, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी में, जैसे मैंने कहा कि ये बजट डेवलप कंट्रीज़ में दिखती है,
दे रेज्ड द मोर रेवेन्यू, उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा आ गया। तो व्हाट दे विल डू, क्योंकि हमने किया था लास्ट पार्ट में, 6th पार्ट में, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बजट, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल बजट। तो मोस्टली दे विल डाइवर्ट देयर रिसोर्सेज किस तरफ, कैपिटल बजट पे, क्योंकि कैपिटल बजट आपके इकोनॉमी में क्रिएट करेंगे एसेट्स, और जब असेट्स बढ़ेगा तो आपके इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेशियो बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे देश की प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो इसके लिए मोस्टली हमारे इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज ज़्यादा रेज हो गए तो गवर्नमेंट कोशिश करती है उन्हें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, उन्हें कैपिटल असेट्स में, उन्हें कैपिटल बजट की तरफ डाइवर्ट करना, उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना, ताकि हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी और बढ़े। उसको कहते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो बढ़ेगी। ओके बच्चों, तो ये हैं मेरिट्स, बस ऐसे 2-3 लिखने। अच्छा, नेक्स्ट है डीमेरिट। अब फ़ायदा है तो मैंने कहा, नुकसान भी है। ओके, तो उसके साथ नुकसान ये है कि अगर इकोनॉमी में रिसेशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, तो सरप्लस बजट काम की नहीं है, क्योंकि पहले ही इकोनॉमी में लो लेवल ऑफ आउटपुट है। जब इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन है, इनकम कम है, हमारा आउटपुट कम है, तो ऐसे लो इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमी में आप कैसे टैक्सेस को इम्पोज करोगे? तो उस समय यानी रिसेशन के दौरान, डिप्रेशन के दौरान सरप्लस बजट को हम फॉलो नहीं कर सकते। और जब हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू ले रही है लेकिन खर्चा कम कर रही है, तो फिर यहाँ ऐसे समझा जाता है कि इट कैन नॉट ब्रिंग द सॉल्यूशन फॉर मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। जैसे हमारी पॉवर्टी हमने देखा, हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखा, इनइक्वालिटी देखा, तो उनके लिए गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सरप्लस बजट में व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कलेक्टिंग मोर रेवेन्यू बट इंकरिंग लेस एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समटाइम वी कैन नॉट फाइंड अंडर द सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट कब फॉलो किया जाता है बच्चों? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्या करती है गवर्नमेंट? इसमें गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को बढ़ा देती है, इससे हमारी इकोनॉमी में इनकम कम हो जाती है। इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड फॉर गुड्स कम हो जाएंगे, प्राइसेस कम हो जाएगा, और लास्ट में अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड विल कम डाउन और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, और अननेसेसरी जितने भी खर्चे हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये है सरप्लस बजट। सरप्लस यानी ज़्यादा रेवेन्यू, कम एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेशन भी वही कहता है, व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू is more than estimated expenditure, that is called surplus budget। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट यानी यहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा लेकिन रेवेन्यू कम। व्हेन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जब हम बात करते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, इट इज़ मोर देन एस्टिमेटेड रेवेन्यू। आपका खर्चा ज़्यादा लेकिन रेवेन्यू कम, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेफिसिट बजट। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, खास करके हम बात कर रहे हैं जब जे.एम. कीन्स, हम जे.एम. कीन्स की बात कर रहे हैं, तो जे.एम. कीन्स जो है, ही इज़ द मेन पर्सन हु मोस्टली एडवोकेट डेफिसिट बजट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जे.एम. कीन्स, अगर हमारी इकोनॉमी में रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है, लेवल ऑफ इनकम बढ़ाना है, हमें अपनी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को इम्प्रूव करना है ताकि एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, इन सब एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर मोर। अब गवर्नमेंट कहाँ से इंकर करेगी? क्योंकि हमने क्या कहा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू। रेवेन्यू कम मिला है, जैसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर यहाँ पे 50,000 करोड़ से, ओके, सपोज एक्सपेंडिचर जो है वो 50,000 करोड़ है, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू है दैट इज़ 40,000 करोड़, वो हमारा कम है। अब रेवेन्यू मिला सिर्फ 40,000 करोड़, खर्चा है 50,000 करोड़, तो ये 10,000 हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? बाय बोरोइंग, हम बोरो करेंगे, जो हमने कहा था थर्ड पिलर। क्योंकि पब्लिक बोरोइंग हो
या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करेंगे या हम आरबीआई से बोरो करेंगे, यानी डेफिसिट बजट जो है वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में जब हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी खर्चा रहता है। जब वो खर्चा हम करते हैं लेकिन उतना रेवेन्यू हमें कलेक्ट नहीं होता है, टैक्सेस या नॉन टैक्सेस, सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिसोर्ट टू बोरोइंग, हम बोरो की तरफ जाते हैं। तो जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, स्पेशली आई विल से द J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ही वॉज द टोटली इन द फेवर ऑफ डेफिसिट बजट। वो कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज अगर उन्हें डेवलप करना है, या इवन भले डेवलप्ड कंट्री भी क्यों नहीं हो, भले उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, दैन टू रेवेन्यू से ज़्यादा उनको खर्चा करना चाहिए। बोरो करके भी खर्चा करो, इससे हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर इन द फेवर ऑफ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट यानी क्या कहता है, व्हेन estimated expenditure is more than estimated revenue is called the deficit budget। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डेफिसिट बजट। अब ये हम बजट कब फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं जब हमारे इकोनॉमी में डिप्रेशन हो, यानी मंदी हो, रिसेशन हो, आउटपुट लेवल कम है, इनकम लेवल कम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, तो उस समय हम फॉलो करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट हो। क्योंकि जनरली जब हम सरप्लस बजट फॉलो करते हैं जिसमें गवर्नमेंट खर्चा कम करती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट ये भी हैं कि कभी कभी हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, पॉवर्टी दिखाई देता है। लेकिन ये जो डेफिसिट बजट है ये पॉवर्टी का सॉल्यूशन लेके आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन लेके आता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंकर करती है हैवी एक्सपेंडिचर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है ताकि हमारे इकोनॉमी की कनेक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनकम बढ़े। तो ये सब डेफिसिट बजट हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। जैसे मैंने कहा, ऑल द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट दे आर इन द फेवर ऑफ अनबैलेंस्ड बजट। अब जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना बच्चों, तो टाइप्स ऑफ बजट में उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट टाइप बैलेंस बजट, सेकंड टाइप सरप्लस बजट, थर्ड टाइप डायरेक्टली डेफिसिट बजट। लेकिन ये सरप्लस और डेफिसिट दे आर एक्चुअली द टू टाइप्स ऑफ अनबैलेंस बजट। तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ गया कि एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट। एक तरफ है बैलेंस बजट, यानी जितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू उतना ही एक्सपेंडिचर, दोनों इक्वल, तो वो बैलेंस बजट। लेकिन व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, तो वो अनबैलेंस, यानी कभी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कभी रेवेन्यू ज़्यादा। तो वो दो टाइप में है। पहला सरप्लस बजट, सरप्लस यानी रेवेन्यू ज़्यादा खर्चा कम, लेकिन डेफिसिट बजट यानी यहाँ खर्चा ज़्यादा इनकम कम, रेवेन्यू कम, तो वो डेफिसिट बजट है। अच्छा, डेफिसिट बजट ज़्यादातर कहाँ दिखाई देता है, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। और जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जैसे J.M. कीन्स हैं, इनकी टोटली जो फेवर है, भले वो कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी हो तो भी उन्हें डेफिसिट बजट फॉलो करना है, क्योंकि उनसे हमारे ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, प्रोग्राम्स हो, उनको हम इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की कभी कभी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ती है। तो इसके लिए जब खर्चा ज़्यादा हो जाए, रेवेन्यू कम हो तो भी चलता है, बोरोइंग से चलाएंगे, असेट्स बनाएंगे, फिर उसमें से जो कमाएंगे उसमें से जो हमने फंड्स बोरो किया था विद इंटरेस्ट वापस भी करेंगे। फिर क्या हुआ, इकोनॉमी तो ग्रो हुई। सो दे आर इन द फेवर ऑफ डेफिसिट बजट। इसके लिए हमने कहा था पब्लिक डेब्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो व्हेन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन एस्टिमेटेड रेवेन्यू, उसे हमने क्या कहा, डेफिसिट बजट। अब मेरिट्स, ये इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग डिप्रेशन। अगेन आई विल से इम्पॉर्टेंट ब्लैंक एट द बोर्ड लेवल कि डेफिसिट बजट बच्चों कब यूज़ करते हैं, जब हमारी इकोनॉमी में मंदी हो,
जब रिसेशन हो, जब डिप्रेशन हो, तो ये बजट हम यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना ही पड़ता है ताकि हर बैकवर्ड एरिया में वो हर एक बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ता है। दूसरा, ये आपका डेफिसिट बजट हमारे टारगेट्स को अचीव करने में मदद करता है, यानी वेरी यूज़फुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारे देश के कंपटीशन लेवल को हेल्दी बनाता है। थर्ड, इट विल अगेन सॉल्व द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है, पॉवर्टी को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, इनइक्वालिटी को कम करना है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स है तो खर्चा, खर्चा है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो इसके लिए डेफिसिट बजट इज़ द लास्ट सॉल्यूशन। अच्छा, अब आते हैं डीमेरिट्स। हर एक बजट में 2-3 मेरिट्स, 2-3 डीमेरिट्स, बस क्वेश्चन आपका इजीली कवर हो जाएगा। अब डीमेरिट्स में आते हैं। अब डेफिसिट बजट है तो ये बजट इन्फ्लेशन के दौरान तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इनकम है ही नहीं, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है। तो उस समय आपकी इकोनॉमी में सरप्लस बजट फॉलो नहीं होता, तो नॉट यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो डेफिसिट बजट को हम इन्फ्लेशन के दौरान नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा, जब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, यानी गवर्नमेंट स्टार्ट वेरियस प्रोग्राम्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, या बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स को वो एग्जीक्यूट कर रही है, तो सम टाइम वी विल फाइंड इट कि सम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी हो जाता है। जैसे हम देखते हैं नेचुरल क्लाइमेटीज़ के दौरान, जैसे अर्थक्वेक आया, फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो गवर्नमेंट का कभी कभी खर्चा ज़्यादा भी हो जाता है। हमने जो सोचा था कि इतना हमारे नेचुरल क्लाइमेट के लिए रिलीफ फंड होगा, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो सम टाइम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट का इंकर हो जाता है। या इट इंक्रीज द बर्डन ऑन द इकोनॉमी, क्योंकि हमने कहा गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करती है। कहाँ से करेगी खर्चा? अब हमारे जेब में पड़े हो 50,000, हम खर्चा करके आए 70,000, तो मैंने 20,000 क्या किया होगा? क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा, यानी मैंने क्रेडिट डेप्ट बढ़ाया होगा, तो बर्डन बढ़ता है। सिमिलरली यहाँ होता है, जब गवर्नमेंट, सब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट फॉलो करनी चाहिए, यानी खर्चा ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारे इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है बढ़े, डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट बढ़े। अब ये तो बढ़ा, चलो वन साइड हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक डेब्ट का बर्डन भी बढ़ा, तो इसके लिए ये भी एक नेगेटिव हम लोग डीमेरिट मानते हैं कि जब हम डेफिसिट बजट फॉलो करते हैं तो इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट, तो ये पब्लिक डेब्ट का थोड़ा बर्डन बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। तो पहला क्या था, हमने क्या किया, बजट क्या है? एक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेगुलेट ऑल द गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब बजट क्या है? डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स अ स्मॉल लेदर बैग्स। बस इंट्रोडक्शन इतना दे दो। डेफिनेशन क्या है हमने किया था, दैट इज़ द इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एनुअल क्यों? क्योंकि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च। तो एक साल के अंदर गवर्नमेंट कितना इनकम जो है रेवेन्यू रेस करेगा, कितना खर्चा करेगा, उसका जब वो एनुअल स्टेटमेंट बनाता है तो दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी या बजट। ये होता है आपका 2 टाइप का। पहला बैलेंस बजट, जहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों इक्वल, तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस बजट। लेकिन अनबैलेंस बजट में व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस बजट। अच्छा, बैलेंस बजट को किसने फेवर किया था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट वो फेवर किसको करते हैं? अनबैलेंस बजट को, यानी सरप्लस बजट हो
या डेफिसिट बजट? जब हम सरप्लस बजट बोलते हैं, सरप्लस ज़्यादा मिला, व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, तो वो सरप्लस। लेकिन जब हम बोलते हैं डेफिसिट बजट, व्हेन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा देन एस्टिमेटेड रेवेन्यू, तो इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट बजट। अच्छा, डेफिसिट बजट किस समय यूज़फुल है? डिप्रेशन के दौरान। लेकिन सरप्लस बजट जो है वो किसके लिए यूज़फुल है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ये किसके लिए यूज़फुल है? बैलेंस बजट ये आपकी इकोनॉमी में न्यूट्रल इफेक्ट लेके आती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आती है, प्राइस स्टेबिलिटी लेके आती है। तो आप देख रहे हो हम जितना ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक के साथ साथ आपका डिस्टिंग्विश भी आपका हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार ऐसा डिस्टिंग्विश भी आ चुका है। बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट, या सरप्लस और डेफिसिट बजट के बीच में डिस्टिंग्विश बहुत ईजी है। देखो डेफिनेशन हमें आता है, देन सिम्बॉलिकली हमें ये लिखना भी आ गया। अगर R इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो वो बैलेंस्ड है। सरप्लस में क्या होता है? आपका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, लेकिन डेफिसिट में एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन रेवेन्यू। तो आप सिम्बॉलिकली भी दे सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। मैंने अपने नोट्स में आपको हर चीज़ सिंपल करके दी। ये शॉर्ट नोट तो दिया ही दिया है, लेकिन इसके साथ साथ इस चैप्टर के एंड में मैंने डिस्टिंग्विश भी आपको दिया हुआ है ट्राई फॉर्म में, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। उसमें काफ़ी पॉइंट्स मैंने डिस्कस की हैं। आपको लर्न करनी है एनी 3 to 4 पॉइंट्स, जो आपको इजी लगे आप लर्न कर सकते हो। क्योंकि डिस्टिंग्विश अगर आपने टॉपिक समझा तो डिस्टिंग्विश लिखना आपके लिए बहुत इजी टास्क रहता है। और काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस क्वेश्चन में से कवर होते हैं। जैसे बैलेंस बजट को किसने फेवर किया? एडम स्मिथ ने। ओके, सरप्लस बजट कब यूज़फुल होती है बच्चों? इन्फ्लेशन में। डेफिसिट बजट कब यूज़ होती है? रिसेशन में या डिप्रेशन में। अच्छा, डेफिसिट बजट को किसने एडवोकेट किया? जेएम कीन्स ने। देखो कितना इजीली हो गया, और आपने सब ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे वंस यू अंडरस्टैंड द पूरा कॉन्सेप्ट। आपने सब अच्छी तरह से समझा, फिर एक बार आप नोट्स को रिवाइज कर लो तो टॉपिक विल बी टोटली क्लियर इन योर माइंड। ओके बच्चों, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.